सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम जो है इस वीडियो से हम क्या देखेंगे, इस वीडियो से हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि पार्ट वन पार्ट टू टोटल जो 22 पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या लिखा गया है, और जो टोटल 12 शेड्यूल्स है उनको हम आज ही याद करेंगे इसको। ठीक है, तो जितना भी आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया और पार्ट हो गया, इसको याद कराने की जिम्मेदारी वो मेरे पे है, वो मेरी है। ठीक है, आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, इसीलिए आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूं, जो बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लॉन्गेस्ट सर्विंग हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा इंडिया का है, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे जब ये इनैक्ट करा गया था, और 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं बात कर रहा हूँ 1950 की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अमेंडमेंट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट होने के बाद इसको अभी जो है 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, इसको कितनी बार अभी तक अमेंडमेंट करा दिया गया है? 105 टाइम्स अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है देयर आर हाउ मेनी, देयर आर 12 शेड्यूल्स। अभी तक क्या है? 12 शेड्यूल्स है। और अभी कितने पार्ट्स हैं? मेनली देयर आर 22 पार्ट्स, देयर आर 22 पार्ट्स। और कितने आर्टिकल्स से? आर्टिकल इज 470 प्लस। बट हमें मेनली जो है नेक्स्ट करते टाइम जितना भी आर्टिकल्स था 395, इतने ही आर्टिकल्स हमें याद रखने हैं। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, है ना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए लगा था 2 years, 11 month एंड 18 days। डन। तो इसका स्टार्टिंग कब हुआ था? इसका स्टार्टिंग हुआ था 6 December 1946 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, इसका फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब क्या हुआ? 3 दिन बाद, दैट इज 9 December 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जहां पे जेबी कृपलानी जो थे उन्होंने फर्स्ट एड्रेस किया था। और उसी दिन सचिदानंद सिन्हा को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिक्लेयर करा गया था, जो कि टेम्परेरी था, बिकॉज ये सबसे सीनियर मोस्ट थे और बहुत एजेड भी थे, इसीलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त करा गया। उसके 2 दिन बाद असेंबली ने क्या करा गया? असेंबली में अपॉइंट करा गया राजेंद्र प्रसाद को एज इट प्रेसिडेंट। सो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे कौन थे? एच सी मुखर्जी। देखिए, एच सी मुखर्जी के बारे में तो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। एंड जो बी एन राव थे, इनको करा गया था लीगल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव सर थे। डन। उसके 2 दिन बाद, दैट इज 13 December 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास होता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने जिसको प्रेजेंट किया। इसमें क्या लिखा गया था? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बेसिकली अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका नाम अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो था वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का पास था। मतलब देखिए, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव बना गया, एक सेट ऑफ रूल्स बना गया, एक सेट ऑफ एजेंडाज बना गया, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें रहेंगी। तो ये 13 दिसंबर को करा गया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया विदाउट एनी इंटरप्शन, दैट इज यूनानिमसली इसको अडॉप्ट कर दिया गया। फिर 22 जुलाई 1947, दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डे पे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया। और नेशनल फ्लैग किसने बनाया? इसको पिंगली वेंकैया जी ने बनाया इसको, नेशनल फ्लैग को। कब अडॉप्ट करा गया? 22 जुलाई 1947। तो सेकंड क्वेश्चन इससे क्या बनता है? नेशनल फ्लैग किसने बनाया एंड नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट करा गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट करा गया।
आई होप यहाँ तक तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं इसके। 15 अगस्त 1947 को हमें हिस्टोरिक डे ये हमारे लिए, क्योंकि तब क्या करा गया, इंडिपेंडेंस को अचीव करा गया और इंडिया को दो डोमिनियन में बांट दिया गया, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट। जब भी मैं स्टेट की बात बोलूं पॉलिटी में, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में दो पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके 14 दिन बाद, दैट इज 29 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट किया जाता है जिसका चेयरमैन कौन रहते हैं, बी आर अम्बेडकर सर रहते हैं। जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 और भी लोग रहते हैं, बी आर अम्बेडकर उसके चेयरमैन रहते हैं और 6 लोग और रहते हैं। कौन कौन रहते हैं, के एम मुंशी, ठीक है, एम सद्दुल्ला, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खेतान और बी एल मित्तल। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ मुंशी, सद्दुल्ला, अय्यर, अयंगर, खेतान और मित्तल। तो थोड़ा सा राइमिंग हो गया, कैसा हो गया, मुंशी, सद्दुल्ला, अय्यर, अयंगर, खेतान, मित्तल। और इसका जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर इनके चेयरमैन थे। उसके बाद, उसके करीब करीब 1 साल बाद क्या होता है, जो एच सी मुखर्जी होते हैं और वी टी कृष्णाचार्य होते हैं, उनको सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज करा जाता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टाइमलाइन के लिए आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पास कर दिया जाता है और अडॉप्ट किया जाता है बाय द असेंबली। बट ये एनैक्ट नहीं होता है, मतलब इनटू फोर्स में नहीं आया होता है। तब इसको पास कर दिया जाता है 26 नवंबर 1949। इट वाज ए हिस्टोरिक डे इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन हिस्ट्री। 24 जनवरी 1950 में क्या होता है, लास्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जहां पे एक्सेप्ट किया जाता है कि देयर आर विल बी 395 आर्टिकल्स होंगे, 8 शेड्यूल्स होंगे और 22 पार्ट्स होंगे उसके। और फिर द हिस्टोरिक डे दैट इज 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस में आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ये प्रोसेस को टोटल कितना दिन लगा, मैंने पहले भी आपको डिस्कस करा, 2 ईयर, 11 मंथ एंड 18 डेज लगा। और टोटल खर्चा कितना आया, 6.4 मिलियन इसमें खर्चा आया। ठीक है, 6.4 मिलियन मतलब 64 लाख का खर्चा आया इसमें। तो ये जो है टोटल, स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 6 दिसंबर 1946, एंड का हुआ 26 जनवरी 1950। सो दिस इज द टोटल टाइमलाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे 3 क्वेश्चंस तो आपके यही बन गए कि कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, कौन पहले प्रेसिडेंट थे। तो पहले प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कौन थे, सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट करा गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया जाता है, 22 जुलाई 1947 इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें कब कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया जाता है और कब उसको अडॉप्ट किया जाता है। तो अडॉप्ट, जब भी एडॉप्शन की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949, जब केम इनटू फोर्स और केम इनटू एग्जिस्टेंस की बात आएगी दैट इज 26 जनवरी 1950 की आंसर आएगा। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, हम शेड्यूल्स को कैसे याद रखें। ठीक है, तो हम शेड्यूल्स जो रहते हैं, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल हमने देखा, देयर आर 12 शेड्यूल्स। ओके, तो 12 शेड्यूल्स को हम कैसे याद रखेंगे, तो 12 शेड्यूल्स को याद रखने का ट्रिक क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो TEARSOFOLD तो इसको कैसे याद रखेंगे, पहले टी फॉर टेरिटरी। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है वो टेरिटरी की बात करता है, इंडिया का यूनियन और उसके टेरिटरी की बात करता है। ई, ई फॉर होता है एनुअलमेंट्स। एनुअलमेंट्स का मतलब क्या होता है, एनुअलमेंट का मतलब होता है कि कितना सैलरी विड्रॉ करा जाएगा, कितना सैलरी प्रेसिडेंट को मिलेगा, कितना सैलरी गवर्नर को मिलेगा, वो लिखा गया है शेड्यूल 2 में। सेकेंड शेड्यूल में वो प्रेजेंट है, दैट रिप्रेजेंट ई, ई फॉर एमुलमेंट्स। ए, नेक्स्ट है ए, देखिए ए फॉर अफॉर्मेशंस एंड ओथ। ओथ कौन दिलवाएगा और अफॉर्मेशन कौन दिलवाएगा, ये लिखा गया ए। और ये थर्ड हो गया, सीक्वेंस वाइज हम याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नेक्स्ट आर, सी आर फॉर
बेसिक है, आर फॉर राज्यसभा, ये याद हो गया। एस एस फॉर शेड्यूल एरियाज। तो हम टीयर्स को एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, टी टी से क्या होता है, टेरिटरी होती है। ई फॉर एनुलमेंट्स, मतलब कितने सैलरी विड्रॉ करा जाएगा। ए फॉर अफॉर्मेशन एंड ओथ। आर फॉर राज्यसभा। एस फॉर शेड्यूल एरियाज। डन। नेक्स्ट ओ और एफ। देखिए ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया के नीचे ही है तो अदर शेड्यूल्ड एरिया हो जाएगा। एफ पर हो जाएगा फेडरल प्रोविंसेस। फेडरल प्रोविंसेस का मतलब होता है जो तीन लिस्ट है हमारे पास, कौन कौन से तीन लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। ये क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से मैटर में पूरा पावर सेंटर के पास है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट के पास है, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा डिफेंस फोर्सेस हो गया, रेलवे हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिफेंस, ये सब जो है सेंट्रली ऑपरेटेड होता है और सेंट्रली इसमें जो भी रूल्स बनते हैं वो सेंटर बनाती है, तो इसको यूनियन लिस्ट में माना जाता है। स्टेट लिस्ट जो सेकंड है, स्टेट लिस्ट का मतलब होता है जो स्टेट का खुद का मैटर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया वो स्टेट मैटर हो गया, पुलिस हो गया वो स्टेट मैटर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो है वो होता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है वहां पे यूनियन का भी दबदबा थोड़ा सा रहता है, स्टेट का भी रहता है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल हो गया आपका मेडिसिन सेक्टर, दैट इज हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, तो दोनों के सहमति से वो चलता है। तो ये जो है ये फेडरल प्रोविंसेस और थ्री लिस्ट में आते हैं। तो ओ हो गया, एफ हो गया। देखिए ओल्ड से हम याद रखेंगे, ओल्ड से ओ का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कितने हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस रहेंगे वो शेड्यूल्ड एट, दैट इज ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन मतलब आप एक पार्टी को दूसरे पार्टी कब तक अदला बदली नहीं कर सकते या फिर कैसे अदला बदली कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एक पार्टी में हूँ एक्स वाई जेड में, मैं मान लो एक्स पार्टी में हूँ और मेरे को वाई पार्टी में जाना है या फिर जेड पार्टी में जाना है, तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं, तो उसमें डी से डिफेक्शन उसको बोला जाता है। पी फॉर पंचायत, तो पंचायत के कौन कौन से रूल है, एंड एम फॉर म्युनिसिपालिटीज, एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। देखिए टीयर्स तक तो याद हो गया। एस का मतलब शेड्यूल एरिया, उसका जो ओ है उसका मतलब होता है अदर शेड्यूल्ड एरिया। एफ का मतलब होता है फेडरल प्रोविजंस, जो तीन लिस्ट है हमारे पास। ओ फॉर हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल फॉर हो गया लैंड रिफॉर्म्स। डी फॉर हो गया डिफेक्शन। बी फॉर हो गया पंचायत एंड एम फॉर हो गया म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा। व्हाट इज रिटन इन शेड्यूल सिक्स, शेड्यूल सिक्स में क्या लिखा है, ऐसा पूछ लेंगे। तो शेड्यूल सिक्स में क्या लिखा है, अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो मेरे को मान लीजिए मेरे को शेड्यूल सिक्स का नहीं मालूम, लेकिन मेरे को पता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो टी हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया ए हो गया थ्री, आर हो गया फोर, एस हो गया फाइव, ओ हो गया सिक्स। मेरे को पता है एस का मतलब होता है शेड्यूल्ड एरिया, ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल्ड एरिया, तो ओ आंसर हो जाएगा मेरा। तो ऐसे याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये पूछा गया कि शेड्यूल्ड 11 कौन से आर्टिकल, कौन से क्या रिप्रेजेंट करता है, तो शेड्यूल्ड 11 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे को पता है कि टोटल 12 होते हैं, तो लास्ट के पी एम होगा, पी का मतलब पंचायत होता है, एम का मतलब म्यूनिसिपैलिटी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पंचायत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तो हमने श्योर शॉर्ट कर लिए, जो पूछे जाने ही जाने हैं इससे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेड्यूल को याद रखने का तरीका। अगर इसमें भी कुछ डाउट है आप प्लीज मेरे को कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं इसमें भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की ट्राई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा टॉपिक है आज पढ़ना है हमें, वो है पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट वन है वो उसको बोला जाता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या क्या होंगे इंडिया के, उसके स्टेट के और उसके यूनियन टेरिटरीज के, इसके डिटेल्ड फ्रेमवर्क लिखा गया है पार्ट वन में। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है फॉर एग्जांपल, या फिर बिहार है, क्या वो बिहार अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकता है, जस्ट ए क्वेश्चन है। कि बिहार गवर्नमेंट का मन हुआ, उसने कहा कि मेरे को इंडिया का पार्ट नहीं रहना, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, क्या वो हो सकता है। तो हम ये सब चीजें पार्ट वन में देखेंगे। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि लक्षद्वीप बोले कि मेरे को इंडिया का पार्ट नहीं रहना, ऐसा हो सकता है ना। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रूल्स और रेगुलेशंस है हमारे पास, तो वो हम इसको देखने की ट्राई करेंगे। तो देखिए
देयर आर कितने आर्टिकल्स हैं टोटल? तो टोटल हमारे पास 395 आर्टिकल्स है, करेक्ट। टोटल हमारे पास 395 आर्टिकल्स है जब स्टार्ट हुआ था, मतलब जब एनैक्ट करा गया था तब 395 आर्टिकल्स थे। तो ये जो 395 आर्टिकल्स को याद करेंगे कराने की आपको जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आप अगर आपको याद नहीं होता है तो आप मेरे को बोलना कि देखो भाई तुमने पढ़ाया लेकिन मेरे को याद नहीं हुआ। तो इसकी गारंटी मेरी है कि 395 आर्टिकल्स मैं आपको याद करा दूंगी। ठीक है, आपको बस एंड तक वीडियो देखना है। देखिए तो फर्स्ट आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल बोलता है, देखिए पार्ट वन जो है कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल वन से लेके आर्टिकल फोर तक, इसको पार्ट वन बोला जाएगा। डन। और पार्ट वन का नाम क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें जो आर्टिकल वन है ये बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि जो नेम क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है, नेम क्या है, बेसिकली जो हमारा कंट्री है उसका नेम क्या है, तो उसको इसने डिफाइन किया है इंडिया, जो हमारा कंट्री का नेम है, दैट इज भारत। इट इज इन हिंदी। तो इंडिया भी हमारा नाम है, भारत भी हमारा नाम है। तो इसमें जो अभी बीच में डिबेट हुआ था वो बेसलेस था, बिकॉज जो भी डिबेट कर रहे हैं उनको पहले ये बोलना चाहिए भैया जाओ आप पॉलिटी पढ़ के आओ। ठीक है, तो आर्टिकल वन में ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत shall be यूनियन ऑफ स्टेट्स। ना व्हाट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्टेट्स है वो आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो यूनियन का मतलब होता है स्टेट के पास कोई भी सेपरेट राइट नहीं है इंडिया से अलग होने का। जैसे कोई भी स्टेट है उसके पास खुद की कोई भी राइट नहीं है कि वो अलग हो सके। जैसे मान लीजिए कभी मूड हुआ, वेस्ट बंगाल का मूड हुआ, मान लीजिए उसका सीएम का मूड हुआ कि हम अलग हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या फिर हम बांग्लादेश में मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दिस यूनियन ऑफ स्टेट पे थोड़ा सा गौर कीजिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुली बता रहा हूँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट, देखिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसको भी हमने क्या क्या डिफाइन किया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या होता है? उसके स्टेट का जो टेरिटरी है वो इंडिया का टेरिटरी कहलाया जाएगा, उसका जो यूनियन का भी जो टेरिटरी है वो भी इंडिया का ही पार्ट कहलाया जाएगा। और ऐसा कोई भी टेरिटरी जिसको हम एक्वायर करते हैं इन फ्यूचर वो भी इंडियन टेरिटरी के अंडर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्किम है, सिक्किम पहले हमारे में नहीं था, उसको हमने बाद में ऐड किया। तो सिक्किम का जो पार्ट है अभी ऐड करने के बाद ओके हो गया, यूनियन हो गया, तो सिक्किम का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली इंडिया का ही टेरिटरी कहलाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है ना? तो आई होप दिस इज आर्टिकल वन। आर्टिकल वन क्या करता है? नेम बताता है कि हमारा क्या नाम है, और जो टेरिटरी है हमारा उसको डिफाइन करता है, भाई हमारा जो इंडिया का टेरिटरी है वो कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल टू। आर्टिकल टू का मतलब होता है अगर कोई न्यू स्टेट को हमें एडमिशन करना है, दैट इज हमें अपने में मिलाना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट में क्या किया गया? फर्स्ट आर्टिकल में हमें यूनियन बताया गया कि हम यूनियन ऑफ स्टेट से, हमारा नेम का डेफिनेशन करा गया, हमारे टेरिटरी को डेफिनेशन करा गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एक न्यू स्टेट है वो हमारे अंडर आना चाहता है, या फिर हम कोई भी स्टेट को अपने अंडर लाना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, तो इसका पावर किसके पास है? तो इसका जो पावर है, इसका पावर पार्लियामेंट के पास है। Parliament has the power to admit new states into union and establish new state. एंड कौन से कंडीशंस एंड टर्म्स से न्यू स्टेट को ऐड करा जाएगा ये भी पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करेगी। तो बेसिकली क्या हो गया? पार्लियामेंट के पास ही ओवरऑल पावर हो गया न्यू स्टेट को एडमिट करने का। ठीक है, एंड इसका ये है कि देखिए इंडिया, द दिस आर्टिकल्स अलाउज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। इंडिया को अगर हमें एक्सपैंड करना है बाय एडमिटिंग न्यू स्टेट्स, आइदर बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन टेरिटरी और रीऑर्गेनाइजिंग एग्जिस्टिंग एरियाज। आइदर हम फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके अपने अंदर मिला लें, या फिर अपने ही स्टेट को तोड़ के थोड़ा सा एरिया को ज्यादा दिखाने की कोशिश करें। इसका एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एरिया है इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। 2000 से पहले क्या था, जो झारखंड और बिहार था वो एक ही में आता था, वो उसको बिहार बोला जाता था।
जो बिहार का एरिया है और जो झारखंड का एरिया है प्रेजेंट। अब 2000 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, उसको तोड़ दिया गया, दो स्टेट में बांट दिया गया, एक एक अलग बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया। तो इसमें क्या करा गया, इसमें करा गया रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें करा गया रीऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, आर्टिकल 1 में डेफिनेशन लिखा है कि हमारा कंट्री का नाम क्या होगा और हमारा टेरिटरी क्या होगा। आर्टिकल 2 में लिखा है कि अगर हमें न्यू स्टेट को ऐड करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा और उसको उसके पास पावर क्या क्या है, मतलब कौन उसको ऐड कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट हो जाएगा आंसर इसका। थर्ड, अगर फॉर्मेशन हम न्यू स्टेट का कर रहे हैं या फिर अल्टरेशन कर रहे हैं इसका एरिया का, बाउंड्री का, नेम का, तो इसका भी पावर किसके पास है। मान लीजिए आप आर्टिकल 3 क्या बोलता है, देखिए आप अपने खुद की स्टेट को तोड़ सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, इट इज टोटली पर्सनल मैटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका पावर किसको दिया गया, इसका पावर ही पार्लियामेंट का दिया गया है। लेकिन वो जो स्टेट है वो यूनियन से अलग नहीं हो सकता। समझ गए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लीजिए उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा स्टेट ये नहीं बोल सकता मुझे अलग होना है। उड़ीसा स्टेट अगर ये बोलता है कि नहीं, उड़ीसा को मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में बांट देता हूँ, तो वो चलेगा। उड़ीसा का नेम चेंज कर देता हूँ, वो चलेगा। ठीक है। तो ये तोड़ना, नेम चेंज करना, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये आर्टिकल 3 में लिखा है कि ये कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, न्यू स्टेट कर सकता है, न्यू स्टेट बना सकता है एक स्टेट को तोड़ ताड़ के, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है एरिया। जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया सपोज ए स्टेट का है, दिस इज ऑफ ए स्टेट, एंड सपोज ये वाला एरिया बी स्टेट का है। ठीक है। अब क्या हुआ, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि जो बी स्टेट का एरिया है वो यहाँ तक जाएगा, तो मतलब ये वाला जो एरिया है ये वाला बी स्टेट में आएगा। तो ये करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेट का एरिया इंक्रीज और डिक्रीज आर्टिकल 3 बताता है, और कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। उसका बाउंड्रीज को हम चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसका एरिया चेंज होगा तो बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकते हैं, और इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं कोई भी स्टेट का। तो हम चेंज कर सकते हैं नेम, अपना खुद का अलग टेरिटरी, मतलब एक स्टेट को तोड़ के टेरिटरी बना सकते हैं अलग अलग, उसका एरिया इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और उसका बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, इसका अल्टरेशन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 बताता है। डन। आर्टिकल 3 क्या बताता है, देखो भाई, तोड़ो फोड़ो, ऐसे में याद रखता हूँ, तोड़ दो, मतलब आप स्टेट को तोड़ो, उसका नाम चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके पास कोई राइट नहीं है वो अलग होने का, क्योंकि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल 1 बताता है कि आप अलग नहीं हो सकते। वंस इंडिया में आ गए, आप अलग नहीं हो सकते। इधर आप इंडिया में मिलो ही नहीं, अगर आपको इंडिया में मिलना है तो आप अलग नहीं हो सकते बाद में। सिंपल सा रूल है। ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि जो न्यू स्टेट अगर हमें ऐड करना है तो उसका पावर किसके पास है, उसका कंडीशंस क्या होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। चलो, अब स्टेट हो गया। अब स्टेट का जो बाउंड्री का है या फिर नेम चेंज है, इस पर एरिया चेंज है, ये कौन कर सकता है, ये अगेन पार्लियामेंट कर सकता है। और पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है, उसका टेरिटरी को चेंज कर सकता है, उसके एरिया को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है, उसके बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, उसके नेम को चेंज कर सकता है। और ये जो पावर है ये पार्लियामेंट पे है। डन। नेक्स्ट आते हैं लास्ट आर्टिकल, क्योंकि हमारा पार्ट 1 में कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो आर्टिकल 1 हमने देखा, आर्टिकल 2 देखा, आर्टिकल 3 देखा, और आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से हम कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब भी इसको अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोल सकता। दैट मीन्स, जैसे कोई भी अमेंडमेंट करना हो तो आपको मेजोरिटी चाहिए, दैट इज ऑफ नॉट सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, दैट इज, देखिए, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल और स्पेशल में क्या फर्क है, जैसे मान लीजिए सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50%। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50%। मान लीजिए 50 प्लस 1% बेसिकली होता है। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, अगर 51 लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, जिसका मतलब होता है 2/3। 2/3 मतलब कितना परसेंट होगा, 66%। इसका मतलब होता है कि अगर 100 लोग हैं तो 66 या 67 लोगों का हाँ की जरूरत है। इसको बोला जाता है स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल और स्पेशल में आपको फर्क समझ में आ रहा है। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, जो कि आर्टिकल 368 बताता है,
जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो होता है ये 2/3 वाले पॉलिसी, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी से। लेकिन जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात आएगा, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि आप न्यू स्टेट को ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि आप नाम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ये सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाएगा, ये आर्टिकल 4 बोलता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा बात है कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि सिंपल मेजोरिटी से आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ये जो बात है, ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, इसको अमेंडमेंट में कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, इसीलिए तो आप कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। अगर अमेंडमेंट होता तो 2/3 मेजोरिटी तो आपको चाहिए ही रहेगी, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो ये आपको आर्टिकल 4 बताता है। तो मैं रिपीट करता हूँ, आर्टिकल 1 नेम बताता है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसको याद रखना, यूनियन ऑफ स्टेट, और टेरिटरी का डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 2 कौन से स्टेट को हमें ऐड करना है ये बताता है, कैसे ऐड कर सकते हैं ये बताता है, और किसके पास पावर है ये बताता है। आर्टिकल 3 जब भी न्यू स्टेट का फॉर्मेशन होगा या फिर उसका एरिया का चेंज होगा, नेम का चेंज होगा, बाउंड्री का चेंज होगा, तो वो कौन कर सकता है? वो पार्लियामेंट कर सकता है। बेसिकली पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है उसको बोला गया, बेसिकली तोड़ फोड़, है ना, तोड़ दिया, जोड़ दिया, कुछ भी कर सकते हैं हम स्टेट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट अलग नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर इन यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड आर्टिकल 4 जब भी जब भी ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पास होने की बात है, तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अमेंडमेंट की तरह नहीं माना जाएगा, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज द अमेंडमेंट। तो हम की टेकअवेज देखते हैं पार्ट 1 के कि की टेकअवेज क्या है इसमें। तो हमने क्या क्या देखा है बेसिकली, देखिए की टेकअवेज में फर्स्ट, इंडियाज यूनिटी। यूनिटी कहाँ पे पता चलता है? यूनियन के बारे में। यूनियन क्या बताता है कि स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है टू सक्सीड फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से अलग होने का कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी में अपना भागीदारी देना पड़ेगा। This is key take 1 1. Second, flexibility in territorial boundaries. Territorial boundaries में flexibility कि आप बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, आगे पीछे ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, किसी स्टेट को कम दे सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में देखा, दैट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बिकॉज हमारा यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जितना भी पावर है बाउंड्रीज को लेके, न्यू स्टेट का फॉर्मेशन को लेके, वो सब पार्लियामेंट में लाई करता है। डन। लेकिन ये जो रहेगा पार्लियामेंट, वो कंसल्टेशन विद द स्टेट ही होगा। ये बिना स्टेट के बिना पूछे ऐसा नहीं हो सकता कि बिना स्टेट से पूछे और अपना पावर कुछ भी कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्टेट का भी मर्जी होना चाहिए। इसका एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं। रिसेंट एग्जांपल क्या है? ये जो है रीऑर्गेनाइज करके तेलंगाना को बनाया गया, उसका एरिया ही डिवाइड कर दिया गया, एक स्टेट को तोड़ के, आंध्र प्रदेश को तोड़ के 2 स्टेट कर दिया गया। इसका रिसेंट एग्जांपल और एक है, 2011 में जो उड़ीसा है उसका नाम पहले ओरिसा था, ओरिसा को चेंज करके उड़ीसा करा गया। तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। और कौन से आर्टिकल से कर सकते हैं? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ना, आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि नेम का नेम, आपका बाउंड्री, है ना, इसको आप अल्टर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 बोलता है ये। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इट्स ऑल कम्स अंडर पार्ट 1, एंड पार्ट 1 इज इंडिया एंड इट्स यूनियन, है ना, इंडिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बारे में तो हम पता चल गया। तो आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 2, 3, 4 वो पार्ट 1 का पार्ट है, और पार्ट 1 में का नाम क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। एंड व्हिच शेड्यूल? शेड्यूल 1। बिकॉज शेड्यूल कैसे याद किया था हमने? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी फॉर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 1 में। कौन से पार्ट में है? पार्ट 1 में। कितने आर्टिकल है? 4 आर्टिकल है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और इससे हमें क्या सॉफ्ट कोर में एक पता चल रहा है कि पार्लियामेंट के पास कितना पावर है। इसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 आएगा इसका। देखिए, हम टोटल बाय 22 पार्ट्स है इसके, तो 22 पार्ट्स कवर करेंगे। और जितना भी आर्टिकल्स रटवाने की बात है वो मेरे पे है, आप वो मेरे पे छोड़ दीजिएगा।
सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच आपको ये वीडियो देखने के लिए एंड प्लीज आपको अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सीखने का ट्राई करें। ठीक है। सो थैंक यू।